आपको वो वाले खिलौने याद हैं जिसमें चाबी लगती थी, चाबी कहीं से ढूंढ के लानी पड़ती थी अगर गुम हो जाए तो, और फिर उसे ऐसे ऐसे घुमा करके उसमें चाबी भरी जाती थी और उसके बाद खिलौना जो है वो करतब दिखाता था। लेकिन आजकल वक्त बदल गया है। आजकल खिलौनों में, टॉयज़ में चाबी की जगह बैटरी इनबिल्ट फिट है उसके अंदर। आपने बस बटन दबाना है, उसको ऑन करना है और फिर खेल शुरू हो जाता है। वैसे हुसैन, हमारा शरीर भी खिलौनों की तरह ही है जिसमें बैटरी का काम करता है थायराइड ग्लैंड, और जब तक ये ग्रंथि परफेक्ट क्वांटिटी में थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है तब तक बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है, और इस बैटरी में खराबी आते ही उसका असर मीनाक्षी शरीर में दिखने लगता है। मैं सोची थी ज्योत्सना आप बताएंगी इसमें चाबी का काम कौन करता है। खैर, आमतौर पर इस बीमारी को महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है। दुनिया में हर 8 में से 1 महिला को थायराइड है, लेकिन फिर भी एक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक 60% महिलाएं इसके 12 खतरनाक लक्षणों से पूरी तरह अनजान हैं, क्योंकि इसके ज्यादातर सिम्टम्स को दूसरी बीमारियों से जोड़कर समझा जाता है और सही इलाज ना मिलने की वजह से, वक्त पर ना मिलने की वजह से रोग और घातक हो जाता है। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ओबेसिटी, आर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। अगर प्रेगनेंसी के वक्त थायराइड की दिक्कत हुई तो बच्चे की IQ लेवल पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि दिमाग का 90% हिस्सा जन्म से पहले ही बनता है। यहाँ मैं एक बात ये भी साफ कर दूं हुसैन कि ये सिर्फ महिलाओं की बीमारी नहीं है, पुरुषों में भी भारी संख्या में थायराइड से जंग जारी है। पुरुष इस जंग को लड़ रहे हैं दूसरे हेल्थ इश्यूज के साथ। हर 3 में से 1 शख्स की इनफर्टिलिटी की वजह है हार्मोनल इम्बैलेंस। लेकिन फिर भी लोग हार्मोनल इम्बैलेंस को जानलेवा नहीं समझते, जबकि ये कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी दे सकता है। इसलिए जरूरत यह है कि आज से और अभी से आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के आंकड़े डराते हैं। एक स्टडी के मुताबिक कम उम्र में थायराइड कैंसर के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब देखिए, वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अभी संभल जाएंगे तो सुबह की शुरुआत थायराइड की गोली से नहीं करनी पड़ेगी, और प्रिकॉशन का सबसे बेहतर तरीका तो योग ही है। वैसे जो लोग थायराइड की दवा लेते हैं, आज स्वामी रामदेव उनकी दवा भी छुड़वाएंगे। दवा कैसे छूटेगी ये बताएंगे। स्वामी रामदेव हमें तस्वीरों में दिखने लगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई। सुबह की शुरुआत थायराइड की गोली के साथ नहीं, सुबह की शुरुआत सर्वांगासन के साथ होगी। सर्वांगासन हलासन बड़े जबरदस्त है थायराइड के लिए, और योग के साथ होगी, आयुर्वेद के साथ होगी, प्रकृति के साथ होगी। भोर की शुरुआत जब अपने जड़ों से जुड़ेंगे, अपने बड़ों ने जो किया था उसको गौरव देंगे और उस रास्ते पर चलेंगे, तो अब एक तो आप उन माँ बहन बेटियों की बात कर रहे थे जो थायराइड की जकड़ में आ गए, और आपके साथ 2 देवियाँ हैं, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। अब रोग बेचारे दूर खड़े खड़े बाट जोरे, भाई इधर तो बात बनेगी। भाग गए, दूर भाग गए। ऐसे हमारे पास भी 2 बेटे, इधर देववाणी जी और दूसरी क्या नाम है, देव गरिमा जी। करो, कठिन कठिन करती है। तो अब जो सर्वांगासन हलासन करेगा, चक्रासन करेगा, ऐसे उसको तो ये थायराइड की प्रॉब्लम होगी नहीं, और इन बेटियों की तरह कोई कर ले फिर तो बात ही क्या है। और फिर जो इतना भी ना कर पाए तो ये पूरे थायराइड का पहले पैकेज बता दे रहे हैं। एक तो ये कठिन अभ्यास है जो देव गरिमा जी, देव वाणी जी कर रहे हैं। स्वामी जी, आपके यहाँ देव से नीचे तो कुछ है नहीं, तो ये कोई उपाधि, कोई डिग्री होती है जो दी जाती है क्या? जो ये देवत्व तो पा लिया है इन्होंने। तो देव की वाणी बोलते हैं, देव की वाणी ये पढ़ते हैं, वह है योग वाली। तो जो है, जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है या होने की संभावना है, जेनेटिक होने की संभावना, ज्यादा खट्टा खाते हैं, ज्यादा तीखा खाते हैं, बासी खाते हैं, कम अभ्यास करते हैं, गले की एक्सरसाइज नहीं होती है। अब देखो, गले की एक्सरसाइज तो करने के तौर तरीके बता ही रहे। एक गरारा भी गले की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो हमारी बहन जी को हल्दी, एलोवेरा, अमरूद
और उसमें थोड़ा सा त्रिफला या त्रिकुटा और डाल देते, उसका गरारा कराते, जो बहन जी उधर करते ऐसे ये गरारा करवाते। फिर गले के ऊपर मिट्टी में हल्दी एलोवेरा राख, यज्ञ की भस्म मिला दे तो और अच्छा, नहीं तो चूल्हे की राख। आज थायराइड को ही भस्म किया जाएगा स्वामी जी, आज की बात कोई नहीं कहेगा। जोहड़ की तालाब की मिट्टी में, हाँ, उसमें थोड़ा हल्दी एलोवेरा मिला के लगा देते हैं और थोड़ा कपूर मिला देते हैं तो थायराइड। अब गले के लिए एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, अब ये एक्सरसाइज के तौर तरीके सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, उष्टासन तो हम बता ही रहे। जो और कठिन कर सके तो आज हम जो फुल सेट है हमारा योग का, उसमें देवगरिमा जी, देववाणी जी वो कठिन अभ्यास कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर लें। बाकी स्वामी जी देखिए, और स्वामी रामदेव के साथ जितना कर लें। आपकी इजाजत के साथ जो पहला विषय है मैं उसे शामिल कर लेता हूँ। न सिर्फ भारत में स्वामी जी बल्कि पूरी दुनिया में थायराइड की जो परेशानी है वो काफ़ी बड़ी परेशानी, बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं और ऐसा आमतौर से माना जाता है कि ज़्यादातर महिलाओं जो है वो इसका सामना कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में हर 8 में से 1 महिला को थायराइड है, लेकिन फिर भी 60% इसके 12 खतरनाक जो लक्षण है उनसे अनजान है। अवेयरनेस की कमी है, लक्षण क्या क्या उसका पता नहीं। योगाभ्यास तो आपने शुरू करवा दिया स्वामी जी, तो सबसे पहले जरा ये बताइए कि थायराइड के सिम्टम्स क्या होते हैं, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, जब शुरुआत हो रही हो तभी इसको रोक लिया जाए। तो बस थायराइड के बाद में अब थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस पर जाएंगे, जो उससे हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, ओवरवेट की, अंडरवेट की, हाइपो हाइपर से। तो थायराइड के लिए एक तो सिंहासन, चलो एक बार धाड़ो, शेरो शेरनियो, ये 5-10 बार ऐसे करा देते हैं। और ये गले के लिए थायराइड के बड़ा जबरदस्त है। अब गले की एक्सरसाइज ना होने से गला गड़बड़ हो जाता है, तो उसके लिए गले की एक्सरसाइज भी करें। इसका एक लक्षण तो है, तो किसी किसी के गले में गांठ हो जाती है। दूसरा लक्षण यह है कि चक्कर से आते हैं, चक्कर आते हैं। किसी का अचानक वजन घटने लगता है, किसी का अचानक वजन बढ़ने लगता है। फिर हार्ट की धड़कन तेज हो जाती है और अचानक पसीने आने लगते हैं, अचानक पसीने आने लगते हैं और अच्छा नहीं लगता, मन में बेचैनी, चिड़चिड़ापन होता है। तो ये जो लक्षण हैं ये हैं थायराइड के। और फिर धीरे धीरे हाथ पैरों में कंपन और बॉडी का बैलेंस भी और बिगड़ने लगे। अब जो ऐसे इन बेटियों की तरह करेंगे, जैसे बेटियां कर रही हैं देवगरिमा जी, देववाणी जी, ऐसे उनको तो कभी जिंदगी में ना थायराइड की प्रॉब्लम होगी, ना पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी, ना इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी, ना ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी। अब ये तो कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है, तो इतना ज़्यादा परफेक्शन ना हो तो इतना तो कर ही दिया। अब देखो ये थायराइड, मैं कह रहा था ना, गले का व्यायाम नहीं हो पाता, बोलने से गले का व्यायाम नहीं होता, ज़्यादा बोलने से तो झगड़े और हो जाते कुछ तो गले का व्यायाम नहीं होता, तो हम गले का व्यायाम करवा रहे हैं। अभी हमारे एक भाई साहब बैठे हैं, उनकी आंख जो है लेजी हो गई थी, आंख का व्यायाम नहीं होता, तो देखो आंख का भी व्यायाम करें। आंख भी बाहर आती है थायराइड के कारण से, ऐसे कहते हैं ना डीबले की तरह, जैसे वो दिया जलाते हैं ना, डीबला बोलते हैं राजस्थान में, हरियाणा में, डीबले की तरह ऐसे आंखें बाहर आने लगती हैं, ऐसे मोटी मोटी सी। हाँ, तो ये भी एक लक्षण है। तो आंखों का व्यायाम ना करो तो आंखें लेजी हो जाती है। इसने तो लेजी आईज ठीक कर ली, बड़ा काम कर लिया भाई, है अमित जी आपने। तो ऐसे नील जी ने, अंजू जी ने, आलोक जी ने अलग अलग तरह के रोग ठीक कर लिए। तो जैसे आंखों के लिए आंखों को गोल गोल घुमाते हैं, तो गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं, इससे भी थायराइड की एक्सरसाइज हो जाती है। और कपाल भाती करते समय पॉइंट दबाते हैं। तो एक पैक प्रकरण पूरा हुआ, अब आगे बढ़ो मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी देखिए, थायराइड ग्लैंड को शरीर का गेट पास कहा जाता है, यानी जो भी हम खाते हैं उसे थायराइड ग्लैंड से पास होकर फूड पाइप तक पहुंचना होता है। खाने को एनर्जी में बदलने का काम भी यही ग्रंथि करती है। तो ऐसे में थायराइड अगर डिस्टर्ब हुआ तो पाचन भी गड़बड़ होगा। तो थायराइड के मरीज पाचन अपना कैसे दुरुस्त रखें? पहले तो थायराइड पे काम करना ही करना है, लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा गया है तो उसे कैसे दुरुस्त किया जाए? थायराइड का तो पूरा इंतजाम कर दिया, फिर सीधा सर आपने कहा। देखो गेट पास 2 जगह का है। थायराइड से एक रास्ता नीचे की ओर जाता है और एक रास्ता ऊपर की। ब्लड ब्रेन बैरियर भी यहीं पर है।
यदि थायराइड गड़बड़ होगा तो ब्लड ब्रेन बैरियर भी डिस्टर्ब होता, विशुद्ध चक्र के डिस्टर्ब होने से फिर दिमाग में भी कचरा चला जाता है और नीचे भी शरीरी कचरा हो जाता है। तो दोनों खतरा टालने, एक तो ये दोनों हाथों में दोनों पैरों में पॉइंट दबाएं। फिर अब पाचन की बात आती है। तो पाचन के लिए भाई अब इनका तो हमारी बेटियों का तो पाचन कुछ ज़्यादा ही तेज है और इसलिए खा पी करके हिसाब बराबर कर देती है कि 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ने देती। आज भी इनको अभी 1 किलो दूध पिलाएंगे, थोड़ा बादाम अखरोट रगड़ करके पिलाएंगे तो तब जा कर के इनका वेट बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन कुछ को तो भूख ही नहीं लगती, तो थोड़ा अनार खाया करें, सुबह सुबह पपीता खाया करें, बग्गू खाया करें। और सुबह सुबह जिनको कुछ भी हजम नहीं होता तो मुनक्का और अंजीर का पानी पी लिया करें। रात को भिगो दें और सुबह अच्छे से उनको रगड़ करके मसल करके और जो उसका पानी पी लिया करें। और खाली पेट वैसे तो भूमि अमला पुनर्नवा मकोई फ्रेश जूस पी लें या सरोकल्प का काढ़ा पी लें। या जिनको बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी रहती है, गैस भी बनती है, भूख भी नहीं लगती है, तो एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट साथ में ले लें कि गोली और ये मंडूकासन कर लें। हाँ, इतनी ज़बरदस्त भूख लगती है। फिर जो है वो मेरे सामने घी रखा है गाय के साथ, हमने भैंस का भी लॉन्च कर दिया क्योंकि भैंस बहुत नाराज हो गई थी पिछले 3 दशकों में हमसे। जितनी भैंस नाराज थी उतने ही हुसैन भी नाराज थे। सींग मारने को ही थी। मैंने कहा मेरी सिफारिश भी शामिल है स्वामी जी इसमें। तो आपकी तो देखो हमने लॉन्च कर दिया है। गैया मैया के साथ हमने भैंस आंटी को भी राजी कर दिया, भैंस भी राजी है। तो खैर अब वो दूध घी खा पाएंगे, अच्छे खाना खा। अब तो त्योहार भी आने वाले हैं ना, तो जो है मंडूकासन सब कर लिया करें एक। और जिनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है वो तो योग मुद्रासन भी कर लिया करें। और उनको थोड़े ज़्यादा ही मजबूत हैं तो हमने बाईं तरफ आज दूसरा भी कार्यक्रम शुरू कर रखा है। तो 2 in 1 दो तरह के योगाभ्यास एक साथ चल रहे हैं, सहज योगाभ्यास और कॉम्पिटिटिव योगाभ्यास। हो एक साथ ऐसे मंडूकासन, योगा मुद्रासन और पवन मुक्तासन। ये भी पाचन के लिए बहुत जबरदस्त है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। और थोड़े दिन तक देखो एक चीज तो जरूर करें। एक मैं बहुत अच्छा क्रम बताता हूँ खाने का ना। 2 बारी खाना खाएं और पहले अनार, थोड़ा सा पपीता, थोड़ा सा सेव, थोड़ी सी सलाद, ये खा लो ना। ओहो भूख बहुत अच्छी लगती है, खाया पे एकदम हजम हो जाता है और शरीर तो ऐसे हो जाता है, मतलब फिर आपको खाने के बारे में, पेट के बारे में, वेट के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे करेक्शन कर लें ज़िंदगी में, खाने का सीक्वेंस बदले, खाने की क्वांटिटी थोड़ी कंट्रोल में ले आए। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और भाई जो आज हमारी इन योगिनी बेटियों की तरह कोई कर सके फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो पड़ोसियों को अपना खाना थोड़ा रखना पड़ेगा। दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, फिर बोरी के बोरी खाएंगे, बोरी बोरी पर, गोदाम पर ही लिखा है खाने का नाम। चलिए स्वामी जी, डाइजेस्टिव सिस्टम तो दुरुस्त कर दिया आपने। अब ज़रा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थायराइड जब बढ़ जाता है तो ऐसी सूरत में जो स्वभाव है, जो मिजाज है, उसमें भी बदलाव दिखने लगता है। ये क्या चक्कर है? कैसे कोई चिड़चिड़ा होने लगता है? ये किस वजह से होता है? और फिर स्वामी जी, हार्मोनल इम्बैलेंस जब हो रहा है तो उसको फिर कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उससे फिर तनाव और डिप्रेशन भी हावी होगा। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए चलो बेटियों आप भी करो शीर्षासन। तो हमारी दोनों बेटियां भी करेंगी, देववाणी जी, देवगरिमा जी। और उधर भी एक शीर्षासन, एक सर्वांगासन। मिजाज एकदम ठीक रहेगा, दिमाग की बत्ती ठीक ठीक जलती रहेगी और आत्म ज्योति भी जलती रहेगी। आत्म ज्योति जब जागृत होती है तो फिर प्रश्न ही नहीं किसी बीमारी का। तो शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, और जो इतना भी न कर सकें, कोशिश तो हमारी बहनें यहाँ और भी कर रही हैं सर्वांगासन करने की, तो वो अनुलोम विलोम ही कर लें। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, जब न कर पाए अनुलोम विलोम करें। मेथावटी, मेमोरी ग्रिड और ओमेगा, गाय का घी। मस्तिष्क के लिए गाय का घी, पूरे शरीर की ताकत के लिए तो भैंस का भी काम आएगा, दिमाग के लिए, आँखों के लिए, और ज़्यादा जल्दी हजम हो जाता है।
जो ज़्यादा जिम आदि करते हैं, ज़्यादा तगड़े, या जिनको कुछ फ्राई करके बनाना है तो भैंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो गाय का घी 1 चम्मच, ओमेगा 1 गोली, मेधा मेमोरी ले लें या मेधा क्वाथा ही पी लें, बहुत ही ज़बरदस्त है। या और अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा है। किसी किसी के अपन हाथों पैरों में कंपन भी हो जाती है तो इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट भी साथ में दे देते हैं। और ब्रेन नर्वस सिस्टम का संतुलन नहीं बिगड़ेगा। अब संतुलन ज़्यादा ही अच्छा बनाना हो तो फिर तो वृश्चिकासन कर लें। अब ये वृश्चिकासन तो थोड़ा कठिन हो गया। अब पैर देखो, ऐसे हाथों पर, कोहनियों पर वजन, फिर पैर सिर पर ही रख दिए। एक वृश्चिकासन, एक प्रसृत हर्ष वृश्चिकासन, दोनों का ही प्रदर्शन आप यहाँ से देख रहे हैं। ऐसे अपने शरीर को, जीवन को संभाल के रखना पड़ता है। और फिर ऐसे संभाल के रख ले फिर तो खूब आनंद आता है। यहाँ तन मन जीवन बेकाबू हुआ जा रहा है। और वेट भी तो बेकाबू होता है। स्वामी जी वेट पर आते हैं, बहुत अंडर वेट हो जाते हैं। अंडर वेट तो भाई अश्वगंधा ले, शतावर ले, डेट खाएं, वेट बढ़ाएं। और जो ओवर वेट है वो जोर से सोटा घुमाएं, जो अभी हम कर रहे हैं। स्वामी जी देखिए, खुश रहने से बहुत सारी बीमारियां दूर भागती हैं, तो एक खुशखबरी आई है, वो जरा पहले दर्शकों को दे दें। इंडिया टीवी के दर्शकों को ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। चीन से ये खबर आ रही है, जहां पर इस वक्त एशियन गेम्स चल रहे हैं। भारत को शूटिंग में गोल्ड मिला है। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में रुद्राक्ष, ऐश्वर्य और दिव्यांश ने मिलकर देश को ये गोल्ड जिताया है। जोरदार। जी स्वामी जी, इससे पहले कल जो महिला टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया था, ये पहला गोल्ड भारत की झोली में आया। आज एक और गोल्ड की उम्मीद की जा रही है। क्रिकेट की टीम जो है वो भी मैदान में होगी। विमेंस क्रिकेट टीम श्रीलंका से मुकाबला है, वहां भी गोल्ड की उम्मीद टीम इंडिया से की जा रही है। तो ये पहला गोल्ड भारत की झोली में आया, तो ये भी खुशखबरी भी जो है वो सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, इसलिए हमने ये खुशखबरी दे दी है। अच्छा स्वामी जी, हम अगले विषय पर जाएं। मैं जरा गोल्ड की यानी स्वर्ण की भूमिका अपने शरीर में भी आपसे समझना चाह रही थी। ये जो थायराइड है, क्या इसमें ये जो आप इसमें क्या स्वर्ण का भी फायदा होता है? स्वर्ण जो है ना वो किसी को, अब देखो पूरा सोने चांदी के लोटे, थाली, चम्मच, ये तो थोड़ा ज़्यादा महंगा बजट हो जाएगा। लोगों का कहीं स्ट्रेस ना बढ़ जाए, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, तो इतना जरूर करें, चांदी की का लोटा, चांदी के लोटे में सोने का सिक्का डाल दें, उसी से ही बात बन जाएगी। और इससे भी थायराइड की प्रॉब्लम में सहायता मिलेगी। ठंडा पानी ना पिए, थोड़ा गुनगुना पानी पिए थायराइड के रोगी। और ज़्यादा खट्टी चीज़ें, इमली खास करके, अचार, इनसे बचें। बासी भोजन, ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म, ये जो है ना हमारे थायराइड पर अत्याचार करते हैं। हम जब अचार खाते हैं, ज़्यादा ठंडा गर्म खाते हैं और बार बार खाते हैं ना, तो इससे जो है थायराइड पर क्रूरता होती है। अपने शरीर पर भी क्रूरता करते हैं, अपने लीवर पर, अपने किडनी पर, अपने आंतों पर, अपने शरीर पर हम कितने जुल्म जाती, कितना इनजस्टिस करते, कितना अन्याय करते हैं। तो इसलिए थोड़ा इन चीज़ों से तो बचना ही पड़ेगा। तो फिर जो आपने बताया, सोना चांदी का महत्व है ही, सोना चांदी का भी महत्व, हीरे का भी महत्व है। हीरे को लेकिन जो है खाया नहीं जाता। हीरे की भस्म बना करके जब खाते हैं तो उससे कैंसर जैसे रोग ठीक होते हैं। कैंसर के बारे में एक मिथ भी है, वह आज हम अंत में बताने वाले हैं कि क्या लहसुन से, अंकुरित से, अखरोट से, शहद के साथ खाने से क्या कैंसर दूर होता है या नहीं होता है, उसका रहस्य, उसका एक मिथ है, वो आज हम इसे थोड़ा रोक के रखते हैं स्वामी जी, फैक्ट चेक के अंदर बताने वाले। जी जी, इसे रोक के रखते हैं, लेकिन दूसरा विषय आपके सामने रखता हूं मैं। ये स्वामी जी, थायराइड का हड्डियों की सेहत से क्या कनेक्शन है? क्योंकि थायराइड जिनको हो जाता है उनको आर्थराइटिस होने का भी खतरा रहता है, तो गठिया का रोग ना हो, हड्डियां मजबूत रहें, और ये क्या कनेक्शन है थायराइड का हड्डियों की सेहत से, वो भी बताइए। तो चलो, मोटापा के लिए तो मैंने बता दिया, और मोटे हो जाएं तो थायराइड वाले ये कर ले, और थोड़ा वेट गो ले ले, मेदोहर ले ले, वेट गो, मेदोहर, गोधन, अर्क, और थोड़ा नमक, मीठा अनाज कम कर देते हैं, भोजन की मात्रा थोड़ी घटा देते हैं। और क्योंकि जब मोटे हैं ना तो वो फैट लाइपोलाइसिस, 2 शब्द है, लाइपोजेनेसिस। जब आप योगाभ्यास नहीं करते, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है और लाइपोजेनेसिस होता है। कुछ भी खाते पीते हो सब
शरीर जो है कहते हैं पानी को भी घी के रूप में कन्वर्ट कर लेता है, अनाज को और जितने भी खाने पीने की चीज़ें खाते हैं उन सब को, कार्बोहाइड्रेट को, उनको लाइपोजेनेसिस करके फैट में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे गाय भैंस हरे घास को दूध में कन्वर्ट कर लेती है, तो ऐसे अब हमको लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है। और रही बात अब अर्थराइटिस की, जोड़ों के दर्द की, तो वो सब ये मरकट आसन भी ज़रूर करें और सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें। जब T3, T4, TSH का बैलेंस बिगड़ता है तो एक तरफ पाचन तंत्र और दूसरी तरफ हमारा जो अस्थि तंत्र है, कंकाल तंत्र है, वो कंगाल हो जाता है। हमारे शरीर में विटामिन डी, B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी डेफिशिएंसी होती है। प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने से कार्डियलिज घिसने लगते हैं, और कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, ये सब चीज़ अच्छी चीज़ें हैं ना, जो हड्डियों के रॉ मटेरियल का काम करती है, उनकी डेफिशिएंसी होने से फिर हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। दरअसल पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। तो उसके लिए एक तो मरकटासन, फिर ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन भी करें, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करें। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर लें, खाली पेट पीड़ा नील गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट लें, और हो सके तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का पानी पी ले। मैंने तो अब नया कार्यक्रम शुरू किया है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। मैं एक ही रोटी खाता हूँ, कभी कभी 2, और उसमें जो आटा है ना, एलोवेरा का जूस और सहजने का पत्तों का रस, इतना डाइजेस्टिव रहता है और इतना स्वादिष्ट लगता है वो, और इससे फिर वात रोग नहीं होता। क्योंकि जवानी में मेरा पित्त बढ़ा, अभी थोड़ा वात, 55 के बाद ना वात बढ़ता है थोड़ा सा, और फिर यदि व्यायाम ना करो तो फिर 60 के बाद तो सठिया जाते हैं तो फिर उसमें कफ भी बढ़ता है। तो हुसैन भाई नहीं सठियाएंगे, माताओं बहनों को मेनोपॉज होता है, पुरुष सठिया जाते हैं। मैंने वैसे आपको अभी इनकी फाट बहुत दूर है। तो ये सब चीजों से बच जाएंगे। अच्छा जो स्वामी योग जी, करेंगे। एक और विषय शामिल करते हैं। स्वामी जी, थायराइड के मरीज कई ऐसे भी मैंने देखे हैं जो बिना टेस्ट किए दवा खाते रहते हैं, और इसके बाद फिर इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स झेलते हैं। हाँ, अब ऐसे में क्या बिना टेस्ट किए भी ये पता लगाया जा सकता है कि थायराइड नॉर्मल हुआ है कि नहीं? और इसका टेस्ट नॉर्मली कितने दिन ये में बड़ा करा लेना खतरनाक चाहिए? है। नहीं, देखो टेस्ट तो कराना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, मतलब साल में एक आर्टिफिशियल बार ना या 2 हार्मोन बार लेते हैं टेस्ट कब कराना जो चाहिए? थायराइड से, पैराथायराइड से कम से कम साल में 2 बार T3, T4, TSH का। वैसे तो मैं कहता हूँ अब आजकल जिस तरह से बीमारियां फैल गई ना, अब कोई उम्र का तकाजा नहीं। बच्चों को 1 बार साल में ब्लड टेस्ट करा देना चाहिए, जो समर्थ माता पिता है। अब जो गांव में मेहनत कश हैं, घूमते फिरते रहते हैं, आनंद से खूब एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। शहर वाले बच्चों से लेकर के, बच्चों का 1 बार और बड़ों का साल में 2 बार पूरा ब्लड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, आजकल तो सारे टेस्ट हो जाते हैं। थोड़ा पैसे तो ज़्यादा लेते हैं, करीब 5,000 रुपये लेते हैं। मेरा भी मैं करवाता रहता हूँ। मैं तो अपना कोई बीमारी के डर से नहीं, लोग थोड़े खुश रहें, लोग मेरे को उल्हाने देते रहते हैं, बाबा जी आप हमारे लिए बहुत कीमती हो, आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही मेरा तो ऐसे ही एक बार MRI, पैट स्कैन सब करवा दिया, सब मशीन में डाल करके देखा, बोले ये तो किसी बच्चे जैसा लग रहा है। मैंने कहा मैं बच्चा ही तो हूँ, बचा हुआ हूँ सब बीमारियों से। तो और मेरी जो बायोलॉजिकल एज है वो तो सब हमारे इन बच्चों जैसी ही है, जैसे आप यहाँ देववाणी जी को, देव गरिमा जी को देख रहे हैं, ऐसी ही है। तो हड्डियों के लिए तो बता दिया हमने। तो देखो ये फिर ये थायराइड की दवा की डोज ना ज़्यादातर लोग उल्टी पुल्टी लेते हैं और वो अंदाजन देते हैं। कोई थायराइड की दवा का पैरामीटर नहीं है, बस वो टेस्ट के आधार पर ही 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg तक खाते रहते हैं। अब इसको रिड्यूस कैसे करें? धनिया का पानी पिएं, त्रिकुटा, सूंठ, पीपल, काली मिर्च, उसका जो है खाएं 1-1 ग्राम, उसमें थोड़ा सा गोदंती प्रवाल मिला करके, त्रिफला या एलोवेरा और उसके अंदर हल्दी और अमरूद के पत्तों का जैसे गरारा बताया वो गरारा करें। और फिर थायरोग्रिट बड़ी ज़बरदस्त है, ये 2-2 गोली खिला देते हैं। और गले में गांठ भी हो गई तो काचनार गुगुल
या काचनार घनवटी दे देते हैं और थायराइड 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में पूरा ठीक हो जाता है और दवाई छूट जाती है। थायराइड दोबारा से सक्रिय हो जाता है साहब, ये बड़ी बात बता रहा हूं। और हार्ट के ऊपर असर आ जाए ना तो एक आसन और करें, मकरासन भुजंगासन के साथ साथ ही गोमुखासन भी कर लें, ऐसे ऐसे। तो हमारी बेटियां तो आज लगता है धूप, एक तो आज धूप बहुत जोरदार है, पसीना पूरा आ रहा है और इस बहते हुए पसीने में सब विकार बह जाते हैं। पसीने से, मल से, मूत्र से, प्रश्वास जो हम गहरा छोड़ते, इससे 4 तरह से तो तन की और अच्छे विचार से, अच्छे भाव से, ध्यान से, सत्संग से, स्वाध्याय से मन की, चित्त की, चेतना की, आत्मा की शुद्धि हो जाती है। अद्विर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, पूरे शरीर की शुद्धि शरीर से, स्नान से। अद्विर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जी मेरी बहन, थायराइड के अलग अलग असरों की हम बात कर रहे हैं जो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर प्रभाव डालती है। अब एक चीज और है जो ये बीमारी अगर लोगों को होती है तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो है आंखें। लोगों की आंखें उभरी उभरी नजर आती हैं, तो क्या इसका असर लोगों की आईसाइट पर भी पड़ता है? और अगर हाँ तो नजर कमजोर ना हो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए मजाक की बात है स्वामी जी, लेकिन कई बार हम लोग ये कहते हैं ना उसकी आंखें देखो मेंढक की तरह हैं। हाँ, और कई बार पफी आईज भी हो जाती हैं। हाँ, अब आंख वाला तो इधर है भाई, इसने तो कीर्तिमान बना दिया। इसकी आंख आलसी हो गई थी। आदमी आलसी तो हमने सुना, मेरे बचपन से बचपन से थी। लो लेजी आई बचपन से, तो बड़ी बात बताई बतून। और फिर कितने दिन में ठीक कर ली? मेरी बाबा जी बहुत बुरी हालत थी। अब तो मैं पढ़ने लगा हूँ इस आंख से भी थोड़ा बहुत। हाँ, ये तो बिल्कुल ही इसमें विजन ही नहीं था। विजन खत्म हो गया? नहीं, वो लेजी आई में बचपन से ही सब कुछ सही रहता है मगर आपका विजन में पावर नहीं होता बिल्कुल भी। फिर कितने चली गई थी? तो वो 6/36 हो गई थी और अब 6/12 आ गई है। क्या बात है, क्या बात, क्या क्या किया? मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया, 20 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। अनुलोम विलोम और कपालभाति। क्या बात है। और फिर वो दृष्टि सौम्य कुछ आई ड्रॉप तो नहीं डाला? कुछ भी नहीं डाला, आई ग्रिड भी नहीं, कुछ भी नहीं। आई ग्रिड अब स्टार्ट करिए। आई ग्रिड अब स्टार्ट किया। चलो अनुलोम विलोम करो। आई ग्रिड बड़ी जबरदस्त होती है। तो आई ग्रिड लें, आई ग्रिड ड्रॉप डाल लें। आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृतलो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टि 2 से 4 ग्राम, उसमें वसंत कुसुमा का रस मिला लें 2 से 3 ग्राम और फिर सुबह शाम खा लें। अनुलोम विलोम करो, आप ये करो। और जिनको रेडीमेड चाहिए तो आई ग्रिड ले लें और आई ग्रिड डाल लें। महात्रिफला घृत खा लें। महात्रिफला घृत आँख में डाल भी सकते हैं। बच्चों को सौम्य, बाकी सब यही डाल लें। आई ग्रिड ड्रॉप डाल लें। और जिनको कटे ग्लूकोमा तक भी हो जाता है, आंखें बाहर आ जाती है। बाबा जी एक बात और कहनी है, महात्रिफला घृत जो है उसको आंखों में डाल भी लें। मैं IIT दिल्ली से हूँ। IIT दिल्ली से? हाँ, और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ अपनी कंपनी में। और मैं लोगों को इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि योग में कितनी पावर है। आजकल की जो जनरेशन है, जो मेरे साथ लोग रहते हैं, वो योग को इतना फॉलो नहीं करना चाहते। थोड़ा ज्यादा अपने घमंड रहते हैं, उनका बहुत घमंड है उन लोगों को। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो और बहुत से लोग बीमार भी हैं, मेरे दोस्त लोग। तो शायद उनको कोई मैसेज सीधा मेरे तरफ से चला जाइए। इसने बहुत कुछ पाया तो कह रहा है भाई सब योग जरूर कर लो। IITN होने का घमंड मत रखो। चलो अनुलोम विलोम करो तो ये आंखें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये आंख का पॉइंट भी है, दोनों आंखों में है। और सबको अपने आंखें खोल लेनी चाहिए। कब तक आंख बंद करके अंधाधुंध जीवन जीते रहेंगे? तो आंखें खोलो, अपने पूर्वजों की विरासत को पहचानो, अपने जड़ों से जुड़ो, अपने बड़ों से जुड़ो और अपने पूर्वजों से जो पाया है ज्ञान, ऐसे घास पर घुमा करो, नंगे पैर त्राटक किया करो थोड़ा। ये छोटे छोटे उपाय हैं। हाँ, स्वामी जी, अब जैसे एक लक्षण थोड़े जो से है, समझदार से होते हैं ना, तो नंगे पैर चलना ही भूल गए। जी मैं कहती स्वामी जी, एक लक्षण जो थायराइड का जो सबसे पहले दिखाई देता है, बालों के अंदर एक रूखापन आने लगता है। धीरे धीरे बाल झड़ने लगते हैं और बालों के सफेद होने की समस्या बाल झड़ते भी जाता है। ये करो। वही मैं कह रही हूँ स्वामी जी। और चेहरे का नूर चला जाता है। चेहरे इसलिए पर हमने झुर्रियां शुरुआत में दिखाई देने शीर्षासन सर्वांगासन बताए, एक तो वो करें। और आयुर्वेदिक उपाय, ये दोनों चीजें बता देते हैं। एक तो जिनके बाल बहुत झड़ते हैं, इसमें एक तो घर में सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल। हमारी माँ तो जब मक्खन निकाला करती ना,
तो जो मक्खन के हाथ होते थे पकड़ करके हमारे सिर में रगड़ दिया करती, ए छोरा इधर आ, ए राम किशनिया, ए भरत इधर आ। और हमारी बहन को कुछ ज्यादा ही रगड़ा रितंबरा के, उसके तो बाल यहाँ एड़ी के पास तक आ गए। तो ये अपने नेचुरल चीजें करे। केश कांति एडवांस तेल है, बड़ा जबरदस्त है, नए बाल उगाते हैं, खेती झड़ने से बच जाती है। मैं गंजे लोगों को देखता हूँ, यहाँ तो आजकल सही सलामत ही बैठे हैं सब, तेरे थोड़े से उड़े तो लगा लेना बेटे, हाँ नहीं तो गंजे लोगों को देखता मैं कहता क्यों नहीं लगाते केश कांति। केश कांति शैम्पू लगाएं के, और मुल्तानी मिट्टी से बाल धोएं, छाछ से बाल धोएं, फिर तो चेहरे पर झुर्रियाँ टाइप और ये सब आ जाता है ना, कोई वर्ल्ड का नक्शा सा बन जाता है, पूरा भुंडा सा हो जाता है चेहरा, तो उसमें एक कांति लेप बताते हैं, एलोवेरा बताते हैं। अब तो एक एलो कांति बड़ा जबरदस्त बना दिया हमने, एलो कांति, उसको लगा लिया करे साहब। पिगमेंटेशन का भी बता दीजिए स्वामी जी। एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी, उसमें एलोवेरा, पका हुआ पपीता, इसका लेप लगा ले। जी क्या बता रहे थे? मैं ये बोल रही थी स्वामी जी, पिगमेंटेशन भी बहुत होने लगता है, ये भी थायराइड का एक लक्षण है, ये कैसे खत्म करें पिगमेंटेशन? हाँ, तो पिगमेंटेशन के लिए छोटे-छोटे एक धब्बे तो बनने एलोवेरा लगते का हैं। जूस पिए, और एलोवेरा में हाँ एलोवेरा का जूस पिए, एलोवेरा जेल लगाएं, एलोकांति लगाएं, और यदि ज़्यादा ही पिगमेंटेशन हो गया है तो गोधन अर्क और नीम की गोली थोड़े दिन सुबह सुबह खा लें। और ये साहब गोधन अर्क तो थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है, और उस गोधन अर्क के साथ नीम की गोली खा लो ना, सारी पिगमेंटेशन गायब। ऐसे आदमी का चेहरा चमकने लगता है, ओहो, जैसे छोटे बच्चे का, मासूम बच्चों का जैसे चेहरा होता है ना, जैसे हमारी बेटी को देख रहे हो आप, देववाणी जी को, ऐसे चेहरा एकदम कोमल, क्यूट, एकदम बच्चे जैसा। बचपन आपका बचपन में भी बरकरार रहेगा। अब हमको दाढ़ी मूंछ आ गए, बाकी चेहरा हमारा भी बच्चों ही जैसा है, और हम बच्चों की तरह से मस्त रहते हैं। कुछ हो भी जाए तो थोड़ी देर में उसको भूल जाते हैं, जैसे बच्चों को एक क्षण में रोने लगते हैं, एक क्षण में हंसने लगते हैं। ऐसे ही जिंदगी में चलता ही रहता है, सबके बीच में प्रसन्न रहा करे। और कपाल भाती क्या करे, कपाल मानी माथा, भाती मानी दीप्त, चेहरे पर ओज तेज आ जाता है। और 1 चम्मच गाय का घी जरूर खाया करे। और भाई जो भैंस के पड़ोस में रहते हैं तो वो अपना भैंस का भी खा लिया करें। ये भैंस का बनाया, इसमें पराठा बनाएं, इसमें किसी को पूड़ी तलनी हो, किसी को समोसे तलने हो, नमकीन बनानी हो, वो इसमें बनाया करें, इससे ये बर्निंग कम होती है। तुम तो साइंस वाले आदमी हो ना, IT वाले। ला आज तेरे को भैंस का घी भेंट में देता हूँ, गाय का घी तो बहुत दिया है। ये तो रखा है गाय का, तो ये तो अपने बच्चों को खिलाएंगे। स्वामी जी, थायराइड के जो पेशेंट्स हैं उनमें मसल्स पेन और नर्व्स की भी शिकायत काफ़ी होती है, तो मसल्स पेन से छुटकारा कैसे मिलेगा और नर्व्स को मजबूत कैसे किया जाए? मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है स्पिरुलिना। और जैसे हमारा अमित जो है ना, वो न्यूट्रिला की बड़ी खाता है, सोया चंक्स, तो न्यूट्रिला की सोया चंक्स खाएं, दालें खाएं, मिक्स दाल। और पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले उड़द की दाल खाते हैं घी डाल करके। बाकी मैंने देखा उधर गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि में उधर जो है तुअर की दाल ज़्यादा खाते हैं। खैर, दालें खाएं, प्रोटीन सबसे अच्छा दूध दही छाछ में होता है, उसको ले। स्पिरुलिना सबसे बेस्ट होता है मसल्स के लिए। और अश्वगंधा शतावर, ये अश्वगंधा शतावर हमने यहाँ रखा हुआ है ना। और जिनको ज़्यादा ही मसल्स कमज़ोर हो जाए तो इम्यूनोग्रिट पाउडर या इम्यूनोग्रिट वटी, ये हमने इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इनोमिग्रिट क्वाथ इसलिए बनाया। आजकल ये इम्यूनिटी और मसल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ये इसके अंदर अश्वगंधा का, शतावर का, विदारी कंद का, वराही कंद का, रिद्धि वृद्धि जीव कृष्णक मेदा महामेदा काकोली क्षीर काकोली का, इन सबका एक्सट्रैक्ट है। तो ये रसायन भी है, ये मसल्स के लिए भी है, ये नर्वस सिस्टम के लिए भी है। और जिनके हाथ ऐसे कांपने भी लग जाए तो न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट दोनों साथ में ले ले, तो फिर दोनों साथ में दे देते हैं, लो। और आँखों के लिए तो आईग्रिट, ये बताया यही था मैंने। और फिर ज़्यादा कमजोरी भी आ जाते हैं तो शिलाजीत या स्वर्ण शिलाजीत का भी प्रयोग करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने उपचार के लिए, उपकार के लिए बनाई, जो ऋषियों का आविष्कार था। शिलाजीत, अश्वशिला, ये सारा मामला बहुत ज़ोरदार है। तो जिनको ये ज़्यादा कमजोरी समजोरी हैं तो सब ठीक हो जाएंगे, सब घोड़े की तरह दौड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अच्छा स्वामी जी, एक और स्टडी है, उसके मुताबिक प्रेगनेंसी के दौरान अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो तो फिर जन्म लेने वाले बच्चे के दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है और उसका आईक्यू लेवल कम होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अब बच्चे के दिमाग का 90% तक विकास इसी दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान होता है। तो प्रेगनेंसी के वक्त महिलाओं को क्या क्या उपाय करने चाहिए, खासतौर पर वो महिलाएं जो थायराइड की पेशेंट्स हैं, जिससे कि वो असर उनके बच्चों तक ट्रांसफर ना हो? थायराइड की वाली महिलाओं को एक तो मेमोरी किट और मेधावटी खानी चाहिए, इससे बच्चों का दिमाग बड़ा तेज हो जाएगा। किसी दिन मेधावटी, किसी दिन मेमोरी किट खाएं, स्ट्रेस भी नहीं होगा और इससे बच्चे के दिमाग का विकास बहुत अच्छा होगा। बादाम अखरोट थोड़ा पीस के खाया करें, थोड़ा दूध में मिला करके, ठंडे दूध में, ठंडे पानी में। और जो जिस लेडी को थायराइड की प्रॉब्लम, कपालभाति तो नहीं कर सकती तो वो उज्जाई करें। जब गले को टाइट करके श्वास अंदर भरते तो 5 से 10 सेकंड लगते हैं ऐसे, ये जरूर करना चाहिए। 5 मिनट करना चाहिए, लोग 5 ही बार करते हैं, फिर ये पॉइंट दबाना चाहिए। ये गले का ये अभ्यास भी करना चाहिए, ये वाला, ये बड़ा अच्छा है, ये वाला ऐसा। और उष्ट्रासन तो आप खुद करती रही थी 9वें महीने तक। उष्ट्रासन, मत्स्यासन उनको करना चाहिए। सुखासन में लेट के मत्स्यासन कर लेना चाहिए, पद्मासन की जरूरत नहीं है। तो ये अभ्यास गर्भावस्था में भी किए जा सकते हैं। ये गिरिवा संचालन, ये सिंहासन, फिर मत्स्यासन, फिर ये पॉइंट हाथों पैरों में दबाने वाला ये अभ्यास, और थायरोग्रिट जो मैं प्रारंभ में बताया था, थायरोग्रिट और धनिया के पानी के साथ इसका सेवन करेंगे तो थायराइड की कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थायराइड क्योर हो जाएगा। स्वामी जी, देखने को वैसे ये तो भी मिला है कई बार अचानक थायराइड हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद, पहले से हो तो पहले थायराइड ठीक करके फिर जो है बच्चे पैदा करें। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। जिनको थायराइड की परेशानी होती है वो फिजिकली बड़ा वीक महसूस करते हैं, जो उनकी कैल्शियम है, बोन्स हैं, वो वीक हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाते। तो ऐसे में कौन कौन से प्राणायाम वो कर सकते हैं जिनसे ये परेशानी थायराइड की जो है वो दूर रहे? हाँ, ये आपने एकदम ठीक बताया। अब जो हमारी इन बेटियों की तरह वर्कआउट नहीं कर पाए, जो कठिन कठिन किया था, तो फिर बटरफ्लाई करें और अब सब प्राणायाम करो। चलो बेटियों, आप भी प्राणायाम करो, प्राणायाम करें और प्राणायाम करें। रोज 1 चम्मच घी खाएं। घी तेल हमारा छुड़वा करके हमारे दिमाग खराब कर दिए, इम्यूनिटी खराब कर दी, हड्डियां पसलियां खराब कर दी, शरीर में कोई दम ही नहीं रहा। तो 1 चम्मच नेचुरल ऑयल, जिसको वर्जिन कोकोनट ऑयल या वर्जिन सरसों का तेल, जिसको कच्चे खाने का तेल कहते हैं, वर्जिन तिल का तेल बड़ा जबरदस्त होता है। थायराइड वालों को यही खाना चाहिए, गाय का घी, अचार नहीं, खटाई नहीं। और जो थोड़े मजबूत हैं वे ऐसे हम तो 5-10 मिनट लगातार तेजी से कराते और प्रचंड बल पैदा हो जाता है। ऐसे भस्त्रिका, फिर कपालभाति, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, थायराइड, पैराथायराइड, सारे इंटरनल ऑर्गन्स की देखो, मूलाधार से लेकर के विशुद्धि चक्र तक और सहस्रार तक इसका असर आता है। माने एक तरफ पे मूलबंध लग जाता है इसमें अपने आप ही। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटी, सहस्रार, एक साथ अष्ट चक्रों पर प्रभाव पड़ता है कपालभाति का। कपालभाति करें 5 से 10 मिनट। और रोज जो ज़्यादा अभ्यास न कर पाए, हमारी पूज्य साध्वी देववाणी जी, गरिमा जी की तरह, ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी की तरह कठिन न कर पाए तो कोई बात नहीं, कपालभाति अनुलोम विलोम ही कर ले। इसी से ही 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अष्ट चक्र, 9 द्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स, जो आप बता रहे थे ना, हंसने से खुशी की बात, रजत और जो है स्वर्ण मेडल हमारे लेकर के आए, तो सिल्वर गोल्ड मेडल के बाद खुशी मिली। हमेशा खुश रहने से 37 ट्रिलियन सेल्स हंसते मुस्कुराते हैं। और जब हम दुखी हो जाते, नाराज हो जाते, परेशान होते हैं, हताशा में, निराशा में, कुंठा में, विकारों में, वैमनस्य में जीते हैं ना, तो हमारी ऊर्जा ध्वस्त हो जाती है पूरा। तो खुश रहें, प्रसन्न रहें, बी हैप्पी, पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। स्वामी जी, डू योगा। फैक्ट चेक का इंतजार हो रहा है। अब रोज हमारे साथ कर रहे हैं।
लेकिन उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं, फिर आपके पास आता हूं। कुदरत का कहर हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की ले रहा है जान। रोज होता है पर्यावरण को नुकसान, सेहत पर बढ़ते खतरे से लोग हैं अनजान। योग के साथ प्रकृति का ख्याल 5 घातक रोगों से दिलाएगा आपको निजात। तो कल वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे पर अपनी सेहत के साथ साथ पर्यावरण का कैसे ख्याल रखना है, कैसे पेड़ पौधे बचाने हैं और अपनी जान भी बचानी है, ये सब कुछ आपको बताएंगे स्वामी रामदेव। वक्त आप पहले से जानते हैं, 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। और अब बारी है फैक्ट चेक की। देखिए, थायराइड की खतरनाक स्टेज जो है वो थायराइड कैंसर है। और कैंसर का नाम ही स्वामी जी जब जुबान पे किसी का आता है तो एक तरीके से आदमी डर जाता है। तो ये लहसुन जो है, शहद, अखरोट, नींबू और अंकुरित अनाज, इससे कैंसर की लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, बताएं। तो देखो, एक फैक्ट चेक तो ये है कि केवल कोई ऐसे लहसुन खाएगा, लहसुन ये हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखता है, रोगों से लड़ने की ताकत देता है, अर्थराइटिस से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन केवल लहसुन से, अब फिर लहसुन के साथ थोड़ा सा ये अंकुरित भी मिला देते हैं और इसमें थोड़ा अखरोट और मिला दिया, अब इसका पेस्ट बना देते हैं। अब बहुतों की नज़र इधर ही है, इधर माल घुट रहा है भाई आज ऐसे, और माल बाबा घुट रहा है ऐसे। ये तो ये कैंसर की तो दवाई नहीं है, कैंसर के लिए तो सिस्टोग्रिट लेना पड़ेगा, उसके लिए तो गोधन अर्क भी है। और गोधन अर्क है, व्हीट ग्रास है, एलोवेरा है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, हल्दी है, ये सब तो कैंसर से बचाते हैं। लेकिन ये जो अभी बता रहे हैं ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। स्वामी जी, ये रोटी के साथ खाना है या यूं ही घोट जाना है? अलग अलग चीजों के, लहसुन के जैसे मैंने गुण बताए, अंकुरित पेट के लिए बहुत अच्छा है। हाँ और ये अखरोट दिमाग के लिए और जोड़ों के लिए बड़ा अच्छा है। जो अखरोट खाता है ना, उसके कार्टिलेज कभी नहीं घिसते और दिमाग 100 साल तक अच्छा रहता है। फिर नींबू जो है ये सारे टॉक्सिन्स को निकालता ही है, और इसके अंदर थोड़ा नींबू निचोड़ लिया ना और फिर शहद के साथ खाते हैं ना साहब, फिर तो क्या बात है, ये ज़बरदस्त पेस्ट तैयार हो जाता है। और वो भी पतंजलि का असली शहद मिले, फिर तो बात ही क्या है, फिर तो बात ही बन जाएगी। तो ये अब पूरा पेस्ट तैयार हो गया है। तो ऐसे ये पेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है, इसके अलग अलग लाभ हैं, हर एक द्रव्य के लाभ जैसे मैंने बताए। लेकिन कैंसर वाले इसको खा सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन कैंसर के लिए साथ में जो उपाय दूसरे बताए उनको जरूर करना। तो एक फैक्ट चेक ये है कि ये कैंसर की दवा नहीं है, लेकिन ये इम्यूनिटी बूस्टर है। ये हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा तो कैंसर से बच जरूर जाएंगे आप, ये ऐसे चीजें खाते रहे तो। बहुत प्रणाम। रोजाना हम इस तरह के फैक्ट चेक इसीलिए लाते हैं ताकि लोग जो हैं जो कंफ्यूज हैं किसी चीज को लेकर के, उनके कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।